हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये कला वर्ग की 24वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है आपको क्लासेस मिल जाएगी। अभी मैं टॉपिक वाइज की क्लास इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी फॉर्म नहीं आया है। बहुत ही जल्द आपका फॉर्म आने वाला है। जैसे इसका फॉर्म आ जाता है उसके बाद टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। जीके हो गया, हिंदी हो गया, करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसे मैं करवा दूंगा, जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर वर्ष। तो जुड़े रहें आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल पेपर जैसा क्वेश्चंस आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं आप लोग। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास। कल करंट अफेयर की क्लास होगी। बहुत दिनों से करंट अफेयर की क्लास नहीं हुई है। करंट अफेयर में 50 में से कम 5 से 6 ही क्वेश्चंस आएंगे, तो ये लास्ट में मैं करवा दूंगा। ओके, टेंशन आप लोग मत लीजिए। उसके बाद 5:45 पे जो क्लास होती थी रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की, ये क्लास 6:30 बजे अब होगी। मतलब रीजनिंग या सब्जेक्ट एबिलिटी की जो क्लास होगी वो 6:30 बजे होगी। तो तीनों का टाइम आप लोग नोट कर लीजिए, टाइम से देख लिया करें। ओके, और रीजनिंग की भी क्लास होगी अब। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है 2022 के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 3900 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पूरे सॉल्व क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 5 सॉल्व पेपर यानी कि 2017 से 2021 तक के प्रीवियस आपको जो है पेपर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 15 प्रैक्टिस सेट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे खास बात इस पुस्तक की ये है कि हर क्वेश्चन का सलूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। यह हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। हर मार्केट पे आपको आसानी से मिल जाएगी चक्षु पब्लिकेशन की बुक। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, इसकी आप लोग विषय सूची देख सकते हैं। नीचे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, जहाँ पे जो है यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। नीचे आप लोग देखिएगा, अभी सोल्यूशन, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें दिया गया। यहाँ पे देखिए, चाहे वो जीके हो, हिंदी हो, सब्जेक्ट एबिलिटी हो, रीजनिंग हो, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग हो गया, तो बहुत ही अच्छी बुक है, ले सकते हैं। इसके अलावा इनकी गाइड भी आती है, गाइड भी आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, राज्य का सप्तांक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राज्य का सप्तांक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मनु ने मनुस्मृति में, या कल्हड़ ने राज तरंगिणी में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। तो राज्य का सप्तांक सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किए थे। ओके, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कला वर्ग में आपको अलग से बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग गाइड ले रहे हैं तो उसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग गाइड नहीं ले रहे हैं तो कला वर्ग में आपको जीके स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, ठीक है, जीके स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। इधर आपका कवर हो जाएगा। 50 में से कम आप लोग 25 स्कोर जीके में ही इसमें कर लेंगे। ओके, और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के रहते हैं, इधर उधर आपको परेशान नहीं होना है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको केयर करना है, जैसे रीजनिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, उसमें आपको जो है फोकस करना है। चलिए, निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन एवं बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन एवं बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो जैन एवं बौद्ध धर्म का जो पवित्र स्थल है वो आपका है वैशाली। ओके, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे आपको ऑप्शन में बोध गया भी दिख रहा है, तो बोध गया भी आपका जो है बिहार में है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध को जो है यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? राष्ट्रकूट, पल्लव, वर्धन, चोल? किस राजवंश ने? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो गुप्त राजाओं के बाद
पल्लव राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना चिन्ह जो है बनाया था? ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? सभी लोग जवाब देंगे। फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल के में जो है किया गया था? औरंगजेब, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? तो ये किया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग डेली मेरी अभी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। एग्जाम टाइम ये आपको प्रॉफिट मिलेगा। डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही प्रैक्टिस करने से बहुत ही लाभ होता है। ओके, मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कई बार आपको मैं क्लासेस में बता चुका हूं, कम से कम 2 से 3 क्लासेस में ये क्वेश्चंस बता चुका हूं। ये पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद लिखा था? इंपॉर्टेंट लिख के आप लोग इस क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था? अबुल फजल, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, राजा मान सिंह, दारा सिको। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था? तो इब्राहिम सरहिंदी ने फारसी अनुवाद किया था अथर्ववेद का। ऑप्शन का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, नोट करिएगा। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, 12 मार्च 1930 को। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन बताइए कब हुआ था? सभी लोग जवाब देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। खिलाफत आंदोलन बताइए। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, इन पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? जवाब दीजिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई? साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई? लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में की गई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया? 59 का जवाब देंगे। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था 1929 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई? बंगाल, बंबई, संयुक्त प्रांत, मद्रास। वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी? बंगाल में। ठीक है, 1946 में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? किस दर्रे को? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो दीफू दर्रा को जो है भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, काल वैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? किसके अंत में, किसके आरंभ में? काल वैसाखी अथवा जिसे नार्वेस्टर नामक तूफान बोलते हैं, वो पश्चिम बंगाल में जो आता है वो किस ऋतु में आता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म काल के आरंभ में ये जो है आता है ये तूफान पश्चिम बंगाल में। ओके, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। ओके, चलिए अगला प्रश्न। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह या गंगावराम बंदरगाह, ओखा बंदरगाह या विजाग बंदरगाह? तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है गंगावराम बंदरगाह। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, चलिए, चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची एवं मिर्च की किस समूह में रखा गया है? बागानी फसलें, नकदी फसलें, खाद्य फसलें या खाद्य एवं नकदी फसलें? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, मसाला हो गया, नारियल हो गया, रबड़ हो गया, इलायची एवं मिर्च को जो है किस समूह में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है बागानी फसलों के रूप में। ओके, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जारवा एवं सेंतलीस जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित से संबंधित हैं? ये अंडमान एवं निकोबार जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? तो ये स्थित है झांसी में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी में। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बताना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है झारखंड राज्य में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत किस में पाई जाती है ये आपको बताना है। ओजोन परत किस में पाई जाती है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती हैं। इसे हिंदी में समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना है। ओजोन परत किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, और हिंदी में आए तो समताप मंडल। ओके, चलिए, सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है? सौरमंडल में वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है कब? भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है कब? जब विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, तभी भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है, जब विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। ओके, चलिए, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में है? 7वीं, 6वीं, 8वीं, 9वीं? तो ये है 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10 के बाद 8 है, यानी कि 108वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 108वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो यह संबंधित है संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाअधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य एवं कार्यकाल का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाअधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य एवं कार्यकाल का वर्णन है? तो ये है अनुच्छेद 165 में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो संविधान सभा की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी आंसर की भी नीचे लगा दिया हूँ, आप लोग डाउनलोड करके बेहतरीन देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।